उत्तराखंड चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी की तैयारी तेज। कर्नल कोठियाल ने बच्चों से किया वादा, सरकार बनते स्कूलों की दशा सुधारेंगे। दलित भोजन माता मामले में सरकार सख्त, सीएम धामी ने डीआईजी से कहा दोषियों को बख्शा न जाए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने दिया बड़ा बयान, हम उत्तराखंड में फिर बनाएंगे सरकार, पुष्कर सिंह धामी ही होंगे मुख्यमंत्री। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ ममता तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और बड़ी जानकारी आपको देते हैं। दरअसल कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। बीजेपी आलाकमान के दखल के बाद अपना फैसला बदला है। कल कैबिनेट बैठक बीच में छोड़कर निकल गए थे हरक सिंह रावत। प्रदेश के पर्यावरण मंत्री हैं हरक सिंह रावत। तो फिलहाल आपको जानकारी दे रहे हैं कि हरक सिंह रावत के कल इस्तीफे के बाद बीजेपी के अंदर खलबली मच गई थी और विपक्ष को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया था। हालांकि कल जब वो कैबिनेट की मीटिंग से बीच में ही वापस निकलकर बाहर आए तो कयास लग चुके थे कि हरक सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि उन्होंने जो पद उन्हें मिला है उससे इस्तीफा दिया था और वो भी उन्होंने वापस ले लिया है। और आज मुख्यमंत्री की तरफ से भी इस पर बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो मामला था वो सुलझा लिया गया है। हरक सिंह रावत जिस कॉलेज की बात कर रहे थे उसके लिए आधारशिला, उसके लिए जो रकम है वो अदा कर ली गई है। तो ऐसे में हरक सिंह रावत अभी कितने जरूरी हैं पार्टी के लिए वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। चुनाव से पहले एक भी टूट मुश्किलों में बीजेपी को डाल सकती है, क्योंकि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस लगातार अपने पाले में बड़े नेताओं को करने में जुटी हुई है। इससे पहले भी यशपाल आर्या जब पार्टी से अलग हुए थे तो सीधे कांग्रेस में गए थे और एक बड़ा फायदा हुआ था। धनराज गर्ग संवाददाता इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। धनराज, अब खबर है कि हरक सिंह रावत ने अपना वापस फैसला ले लिया है, क्या जानकारी? जी ममता, बिल्कुल जिस तरीके से कल कैबिनेट बैठक में मंत्री हरक सिंह रावत बीच में ही कैबिनेट छोड़कर चले गए थे तो कहना चाहिए उनकी नाराजगी साफ दिख रही थी और साफ तौर पर कहा जा रहा था कि उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। लेकिन जिस तरीके की जो खबरें आ रही थी वो कहना चाहिए अफवाह उनको करार बीजेपी दे रही थी और बीजेपी की ओर से साफ तौर पर यही कहना है कि ये नाराजगी की जरूर की जो विकास कार्य उनके क्षेत्र में होने थे उस विकास कार्य को लेकर कहीं न कहीं हरक सिंह रावत की नाराजगी थी और जो दूर कर दी गई है। क्योंकि कोटद्वार में एक मेडिकल कॉलेज बनना था जिसको लेकर लगातार हरक सिंह रावत मांग करते रहे कि वो कॉलेज बनना चाहिए, लेकिन कहीं न कहीं बीजेपी सरकार उससे कतरा रही थी। लेकिन अब जिस तरीके से नाराजगी जाहिर की उन्होंने और कैबिनेट छोड़कर बीच में ही चले गए तो उसके बाद कहीं न कहीं सरकार जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है उन्होंने हरक सिंह रावत से बात की और उसके बाद आला कमान की तरफ से भी बात की गई और तमाम सभी चीजों को देखते हुए कहीं न कहीं जो पैसा था कोटद्वार मेडिकल कॉलेज के लिए 5 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से दी गई है। तो कहीं न कहीं लगता है कि यानी पूरा मामला पताशेप हो गया है। जी बिल्कुल ममता, जिस तरह की जो मामला था पूरा की रूठने मनाने का जो मामला था वो अब साफ हो चुका है कि अब हरक सिंह रावत कहीं नहीं जाएंगे और वो बीजेपी में ही रहेंगे। हालांकि अभी ये तो आने वाला समय बताएगा कि हरक सिंह रावत बीजेपी में रहते हैं या फिर कांग्रेस में जाते हैं या फिर अन्य कोई पार्टी बनाते हैं, तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि जो नाराजगी हरक सिंह रावत की थी वो दूर कर दी गई है। हरक सिंह रावत को की नाराजगी को दूर करना सरकार के लिए इतना अहम क्यों रहा? जी बिल्कुल ममता, देखिए चुनाव सिर पे है, यानी कि 2022 का चुनाव बिल्कुल नजदीक है और यदि ऐसे में बीजेपी की तरफ से कोई भी विधायक या मंत्री टूटकर कांग्रेस में जाता है तो कहीं न कहीं बीजेपी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। क्योंकि हाल ही में यशपाल आर्य मंत्री थे वो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए, साथ ही उनके बेटे विधायक थे संजीव आर्य तो वो कांग्रेस में शामिल हो गए। तो कहीं न कहीं नुकसान जरूर बीजेपी को हुआ है। लेकिन यदि चुनाव से पहले और विधायक और मंत्री टूट कर जाते हैं, क्योंकि हरक सिंह रावत के पीछे कहीं न कहीं माना जाता है कि कई विधायक उनके पीछे जा सकते हैं, कि इसलिए हरक सिंह रावत को मनाना जरूरी था। अगर बीजेपी हरक सिंह रावत को न मना पाती तो कहीं न कहीं आपको देखने को आता कि 2022 से पहले बीजेपी को उत्तराखंड में बड़ा नुकसान हो सकता था। चलिए, तो हरक सिंह रावत और साथ ही एक और विधायक का नाम सामने आ रहा था धनराज, उसको लेकर क्या जानकारी है?
जी बिल्कुल ममता, जिस तरीके से हरक सिंह रावत के साथ ही एक नाम सामने आ रहा था कि उमेश शर्मा का जो रायपुर से विधायक हैं बीजेपी के, तो कहीं ना कहीं उनका नाम भी सामने आ रहा था कि वो भी इस्तीफा दे रहे हैं। लेकिन जी इस इस्तीफे के बात को जो है नकारते हुए बीजेपी ने साफ कर दिया कि कोई भी विधायक या मंत्री अभी बीजेपी से न तो इस्तीफा दे रहा है, क्योंकि विधायकों की नाराजगी है, अपने विकास कार्यों को लेकर नाराजगी है, उनकी नाराजगी को दूर किया जाएगा। और साफ तौर पर देखने में आ भी रहा है कि कहीं ना कहीं हरक सिंह रावत को मनाने में बीजेपी कामयाब हो गई है। तो चलिए, कामयाबी मिल चुकी है, लेकिन इसका असर कितना होगा वो देखने वाली बात होगी। तमाम जानकारी देने के लिए धनराज फिलहाल आपका धन्यवाद। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर भारत निर्वाचन आयोग की टीम 2 दिवसीय दौरे पर देहरादून आई है। इस मौके पर मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा कि इस बार चुनाव प्रचार के लिए 601 मैदान और 277 भवनों की पहचान की गई है। उम्मीदवारों को इन्हें पहले आओ पहले पाओ के आधार पर आवंटित किया जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि उत्तराखंड की मौजूदा सरकार का 23 मार्च को कार्यकाल समाप्त हो रहा है। कानून व्यवस्था सहित तमाम शासन प्रशासन के चुनाव की समीक्षा हो चुकी है। इस बार कोविड के कारण 623 मतदान केंद्र बढ़ाए गए हैं। मतदान के समय को भी 1 घंटा बढ़ाया गया है। 22 में चुनाव है, ऐसे में उससे पहले चुनाव प्रचार कब तक रहेगा और इस बार किस तरीके से चुनाव होगा, इस पर इस स्थिति को जानने के लिए चुनाव आयोग की टीम पहुंची 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड, क्योंकि मार्च में सरकार का कार्यकाल खत्म हो रहा है। ऐसे में मार्च से पहले चुनाव कराना जरूरी है। विशाखा चौधरी संवाददाता इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। विशाखा, जानकारी दीजिए, चुनाव आयोग की तरफ से क्या कहा गया, क्योंकि 2 दिन तक वो देहरादून में रहे। जी बिल्कुल ममता, देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो बैठक है वो कल राजधानी देहरादून में हुई और इससे पहले लगभग 2 दिनों का जो दौरा है इलेक्शन कमीशन की पूरी टीम का उत्तराखंड में रहा, जिसमें उन्होंने तमाम राजनीतिक दलों के साथ बैठक की और उसके बाद तमाम स्थिति को देखते हुए उसके बाद जो भी इलेक्शन कमीशन को चुनाव को लेकर जो भी नए कदम उठाए हैं उनसे बताया कि किस तरह से इलेक्शन कमीशन उत्तराखंड के 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर आगामी अपनी तैयारी कर रहा है, क्या नई चीजें इस बार के चुनाव में ऐड की जाएंगी, किस तरह से चुनाव को एकदम पूर्ण लोकतांत्रिक रूप से इलेक्शन कमीशन चाहता है कि हो। कोई भी जो दिक्कत है वो चाहे जनता की तरफ से हो या फिर अन्य राजनीतिक दलों या पार्टियों की तरफ से हो, वो ना होने पाए, इसके लिए तमाम जो पारदर्शिता है वो लाई जाए, इस पर भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया। साथ ही उन्होंने कहा कि लगभग इलेक्शन कमीशन पिछले 6 महीने से भी अधिक से लगातार राज्य में अलग अलग जिलों में कार्यरत है, उनकी टीम तैनात है कि अधिक से अधिक जो मतदान है वो राज्य में हो और लोगों को जागरूक किया जाए कि किस तरह से लोकतंत्र के महापर्व यानी कि चुनाव में हर एक आदमी को या फिर एक व्यक्ति को या एक नागरिक को एक नागरिक स्तर पर जाकर योगदान देना चाहिए। और इसके लिए लगभग 1.9 लाख नए वोटर्स हैं वो उत्तराखंड में आगे आए, जिसमें से भारी संख्या में जो युवा वोटर्स हैं वो हैं, उनका पंजीकरण कराया गया है। इसी के साथ जो महिला वोटर्स हैं, महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी कराने के लिए इस बार 100 से अधिक ऐसे मतदान केंद्र रखे गए हैं जहाँ की जो संरक्षक है वो भी महिला होंगी। पूरी टीम जो है वो पोलिंग बूथ पर वो महिला तैनात की जाएंगी ताकि जो महिलाओं में अधिक से अधिक मतदान को लेकर और लोकतंत्र में भागीदारी को लेकर जो जागरूकता है वो आए। इसी के साथ ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से कहा गया कि जो 80 वर्ष से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं और जो पोलिंग बूथ तक नहीं पहुंच सकते उनके लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और उनके घर जाकर जो इलेक्शन कमीशन इंडिया की टीम है वो पहुंचेगी, बाकायदा वीडियोग्राफी उस जगह की होगी और एकदम पारदर्शिता का जो वो दिखाते हुए वहाँ पोस्टल बैलेट के थ्रू उन बुजुर्गों का जो भी वोट है वो भी लिया जाएगा। तो ये चीजें हैं जो चुनाव आयोग। चलिए विशाखा, तमाम जानकारी देने के लिए फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद। तो पूरी तरीके से तैयारियां की जा रही, किस तरीके से आने वाला चुनाव रहने वाला है, क्योंकि कोविड के काल में ये चुनाव हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस को हताश और निराश पार्टी बताते हुए कहा कि देश और दुनिया में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों से भारत को नई पहचान मिलने से देशवासियों का सिर गर्व से ऊंचा हुआ है। रुद्रप्रयाग जिले में अगस्त्य मुनि के
रामलीला मैदान में विजय संकल्प यात्रा के दौरान आयोजित जनसभा को संबोधित करते उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता हरीश रावत राम मंदिर पर सवाल उठाया करते थे। हम उन्हें अयोध्या में सब परिवार रामलला के दर्शन के लिए आमंत्रित करते हैं। विजय संकल्प यात्रा में मिल रहे भारी जन समर्थन की सराहना की। कहा कि इस बार बीजेपी उत्तराखंड में 60 से अधिक सीटें जीतेंगी। उन्होंने बाबा केदारनाथ के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अथाह प्रेम और विश्वास को याद दिलाते हुए कहा कि ये केदारनाथ की धरती राज्य और देश में बीजेपी के प्रति संकल्प और स्पष्ट संदेश देगी। तो फिलहाल आपको जानकारी दे रही हैं कि कैलाश विजयवर्गीय चुनावी प्रचार के लिए पहुंचे और इस दौरान उनकी तरफ से विपक्षी पार्टी पर हमलावर हुए वो। चलिए बात हरीश रावत की कर लेते हैं। राहुल गांधी संग बैठक के बाद हरीश रावत का बयान सामने आया है। चुनाव लीड करूंगा, चुनाव के बाद मैं तय होगा सीएम कौन होगा। दिल्ली में राहुल गांधी के साथ हुई बैठक के बाद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि चुनाव मैं लीड करूंगा, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा ये चुनाव के बाद ही तय होगा। इसके बाद अब हरीश रावत की ट्वीट के बाद उत्तराखंड कांग्रेस में मचा घमासान सुलझता नजर आ रहा है। दिल्ली में पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने हरीश रावत सहित उत्तराखंड कांग्रेस के बड़े नेताओं से बात की, जिसके बाद हरीश रावत ने मीडिया से कहा कि वो आगामी विधानसभा चुनाव लीड करेंगे। वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इस मामले में आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा तो उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, मेरी ट्वीट पढ़कर बीजेपी और आपको मिर्ची लग गई। संचित शर्मा इस वक्त संवाददाता मेरे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। संचित, अगर हम देखें तो कांग्रेस में जो घमासान मचा था हरीश रावत की ट्वीट के बाद वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अभी भी एक संशय जरूर बना हुआ है हरीश रावत के बयान में। ये समझ नहीं आ रहा है कि क्या सीएम फेस वो रहेंगे या कोई और रहेगा। देखिए, जब उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव हुआ और कांग्रेस की अगर बात करें या भारतीय जनता पार्टी की बात करें, दोनों ही पार्टियों ने अपने सीएम चेहरे को घोषित ना करने के बाद ना करा है और उसके बाद चुनाव लड़ा। और आप देखिए कि उत्तराखंड में अभी भी सीएम का चेहरा कांग्रेस ने घोषित नहीं किया, लेकिन कहीं ना कहीं उत्तराखंड में जो हरीश रावत के समर्थक हैं वो लगातार इस बात की मांग करते हैं कि हरीश रावत को सीएम का चेहरा बनाया जाए। लेकिन आप देखिए कि उत्तराखंड में अगर कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व की बात करें या संगठन में कुछ गुटों की बात करें तो हरीश रावत को सीएम का चेहरा नहीं बनने देना चाहते। और देखिए उसी के चक्कर में जो उत्तराखंड की राजनीति में जो कांग्रेस पार्टी के अंदर घमासान भी देखने को मिला, हरीश रावत के कई समर्थकों ने वहां पे कांग्रेस कार्यालय में लड़ाई भी करी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तराखंड के अंदर जो कांग्रेस की जो गुटबाजी है वो दोबारा से जिस चीज का जो बातें पहले कांग्रेस में हुआ करती थी, गुटबाजी देखने को मिलती थी, अब अगर बात करें तो अब गुटबाजी कम हुई। उसको ऐसा गणेश गोरियाल कहते नजर आए कि हमेशा जब से मेरा कार्यकाल शुरू हुआ मैंने गुटबाजी कम करी है। और आप देखिए अगर अभी की बात करें तो आप देखिए दोबारा गुटबाजी इतनी चरम पर थी कि समर्थकों के बीच में लड़ाई हो गई। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो अंतर कला है वो अब बाहर भी दिखने लगा। इसका फायदा निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी है उसको मिलेगा ममता। लेकिन क्या प्रीतम सिंह और हरीश रावत के बीच में बनी अनबन अभी भी नहीं सुलझी है, क्योंकि मसला दिल्ली हाईकमान तक पहुंच चुका है। देखिए जो हरीश रावत और प्रीतम सिंह की बात करें तो प्रीतम सिंह का एक अपना ग्रुप है और हरीश रावत का एक अपना ग्रुप, और हरीश रावत एक बड़ा चेहरा कांग्रेस का माने जाते हैं। और देखिए जब से हरीश रावत को पंजाब का प्रभारी बनाया गया था तो उस समय में प्रीतम सिंह ने अपने आप को उत्तराखंड में काफी मजबूत किया। और आप देखिए उत्तराखंड के वो प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं और अभी में वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष भी है। तो आप देखिए कि उनका कद भी बड़ा है। तो कहीं ना कहीं जो अंतर कला की आपने बात की तो अंतर कला भले ही पार्टी ने सामने में सुलझा दी, लेकिन अंतर कला अंदर भी चल रही है। और साथ ही साथ जो समर्थकों की बात करें, समर्थक अभी भी आपस में भिड़ते हुए नजर आते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर लेकिन क्या हरीश रावत संतुष्ट हुए हैं राहुल गांधी से मुलाकात के बाद? देखिए हरीश रावत अभी जो मीडिया से मुखातिब होते हैं उन्होंने कहा कि मैं संतुष्ट हूँ, मेरे आलाकमान ने जो फैसला कर दिया मैं उसको लेकर के संतुष्ट हूँ। लेकिन अगर अंदर की रणनीति की बात करें या सूत्रों के हवाले से बात करें तो हरीश रावत अभी भी संतुष्ट नहीं नजर आते, क्योंकि देखिए हरीश रावत एक बड़ा चेहरा है और अपने आप को सीएम फेस वो उत्तराखंड के अंदर मानते हैं। और अगर हरीश रावत को सीएम नहीं बनाया जाएगा तो आप समझिए कि उत्तराखंड में हरीश रावत का कद भी छोटा होगा और जो व्यक्ति
सीएम चेहरा होंगे। अगर प्रीतम सिंह सीएम बन गए, अगर सीएम प्रीतम सिंह बनते तो कहीं ना कहीं हरीश रावत के ऊपर भी एक बात आ जाती कि इतना बड़ा चेहरा होने के बाद, इतने बड़े पदों पे रहने के बाद भी उनको सीएम क्यों नहीं बनाया गया। तो बस यही लेकिन क्या इसका सिर्फ फायदा बीजेपी को होगा या आम आदमी पार्टी को भी हो सकता है? देखिए, बात अगर बीजेपी की करे और आम आदमी पार्टी की करे तो निश्चित रूप से जो अंतर कला है उसका फायदा बीजेपी को तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आम आदमी पार्टी का भी उत्तराखंड, अभी आम आदमी पार्टी का जो राजनीतिक करियर की बात करें, उन्होंने भी उत्तराखंड में राजनीति करना शुरू करी और इसका फायदा जो आम आदमी पार्टी लेना चाह रही है उनको मिल नहीं पाएगा, क्योंकि देखिए उनके कार्यकर्ताओं की बात करें, उनके कार्यकर्ता कम देखने को मिलते हैं और देखिए जिसका संगठन मजबूत नहीं है वो फायदा कहाँ से लेगा राजनीति में। उनके पास अभी 70 विधानसभाओं में कैंडिडेट की लिस्ट जारी करने की बात करते थे कि सबसे पहले हम लिस्ट जारी करेंगे, तो आप देखिए उत्तराखंड क्रांति दल ने अपनी लिस्ट जारी करी है, तो आम आदमी पार्टी ने इस जो दावा किया था इस पर भी पीछे रही है। तो मुझे नहीं लगता कि चलिए देखना होगा कि किसे फायदा किसे नुकसान होता है। ये कांग्रेस ही अपने आप में इस मसले को सुलझा लेती है। तमाम जानकारी के लिए संचित बहुत धन्यवाद। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड चुनाव को लेकर आपकी तैयारी तेज हो गई है। कर्नल कोठियाल ने बच्चों से वादा किया है, सरकार बनते ही स्कूलों की दशा सुधारेंगे। कोठियाल की तरफ से कहा गया है तो दिल्ली की तर्ज पर उत्तराखंड का भी विकास होगा, ये कर्नल कोठियाल कहते हुए नजर आए हैं। कर्नल कोठियाल दिल्ली पहुंचे हुए थे, दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं को देखा, दिल्ली के स्कूलों को देखा, दिल्ली की हालत को देखा और उत्तराखंड पहुंचकर वहां की बदहाली को भी देखा। वहां पर देखा कि किस तरीके से बच्चों के लिए बेंच तक मौजूद नहीं है, बच्चे जमीन में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। ये हालात है दिल्ली के, चाहे ये हालात है उत्तराखंड के, चाहे वहां पर किसी की भी सरकार रही हो, बात बीजेपी की हो या बात कांग्रेस की हो। स्कूलों की हालत अब तक ठीक नहीं हो पाई है। ऐसे में इन दयनीय हालत को सुधारने के लिए कर्नल कोठियाल ने वादा किया है, लेकिन देखना यह होगा कि क्या सच में दिल्ली की तर्ज पर उत्तराखंड में कोई विकास कर्नल कोठियाल कर पाएंगे या उन्हें मौका मिल पाएगा, क्योंकि वो चुनावी दावे युवाओं पर कर रही हैं, महिलाओं पर कर रही हैं और स्कूल शिक्षा इस पर बात कर रही हैं। अब देखना यह होगा कि क्या इसका फायदा उठा पाएगी आम आदमी पार्टी, क्योंकि आम आदमी पार्टी पहली बार चुनाव लड़ रही है। संगठन की मजबूती आम आदमी पार्टी के पास नहीं है, लेकिन क्या लोगों की मजबूती है, क्या जनता की मजबूती है उनके पास? धीरेन्द्र प्रताप सिंह ब्यूरो चीफ देहरादून से इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र, आम आदमी पार्टी अगर हम देखें तो एक नए रूप और एक नए मुद्दों के साथ आ रही है। वो युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ते की बात कर रही है, महिलाओं के लिए अलग वादे कर रही है। अब बच्चों से वादा कर्नल कोठियाल ने किया है और कहा है कि स्कूलों की तस्वीर बदल देंगे। ममता, देखिए आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के चुनाव में नई पार्टी है और पार्टी नई है और उसकी पूरी कोशिश है कि उत्तराखंड के चुनाव को त्रिकोणीय बनाया जाए, यानी बीजेपी कांग्रेस अभी उत्तराखंड में दोनों महत्वपूर्ण पार्टियां हैं और आम आदमी पार्टी अपने आप को तीसरा पार्टी बनाने की पूरी कोशिश कर रही है। इसलिए दिल्ली मॉडल जो उनका है, वो चाहे स्कूलों का मॉडल हो या जो भी बिजली फ्री देने का मॉडल हो, बेरोजगारी भत्ता देने का मसला हो या महिलाओं को आर्थिक सहायता देने का मसला हो, ये सारे मुद्दे लेकर के वो आ रहे हैं और उनको लगता है कि इन सारे मुद्दों से जनता को आकर्षित कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं और इस 2022 के चुनाव में अपने आप को स्टेब्लिश कर सकते हैं, सत्ता की चाबी हथिया सकते हैं। तो आप देखिए लगातार, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो या मुख्यमंत्री पद का जो चेहरा है उत्तराखंड में रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल, लगातार बड़े बड़े दावे और वादे किए जा रहे हैं। ममता, अब देखने वाली बात यह होगी कि 2022 में इनके इन दावों और वादों पे उत्तराखंड की जनता कितना भरोसा करती है, कितना अपने समर्थन को जताती है, कितना इनको वोट करती है। ये देखने वाली बात पार्टी है, पहली बार जमीनी हकीकत जानने के लिए पहुंची है और नई पार्टी के नए तेवर और नई क्लेवर हैं। लेकिन अगर हम देखें तो जनता किस तरीके से आम आदमी पार्टी को लेकर अपनी राय दे रही है, क्योंकि आप लोगों ने तमाम लोगों से वहां पर बात की होगी, तरीका क्या आम आदमी पार्टी का लोगों को पसंद आ रहा है, क्योंकि नया तरीका है। और वैसे भी उत्तराखंड की जनता चाहती थी कि दो पार्टियों के बीच एक पार्टी ऐसे ही आई जो कहीं ना कहीं अलग मुद्दों को लाए और दोनों पार्टी के लिए मजबूती पकड़े। देखिए ममता, मैं आपको बताऊं तो जो उत्तराखंड है, यहाँ पे राष्ट्रवादी विचारों की जो सोच के लोग ज्यादा हैं। आप देखिए, क्योंकि हर घर से कोई न कोई सेना में है और शायद इसीलिए उनके अंदर जो नेशनलिज्म है वो ज्यादा है।
यहाँ पे कोई फ्री में कुछ नहीं खाना चाहता, न तो फ्री में कुछ पाना चाहता है। और जिस तरह से आम आदमी पार्टी सब कुछ फ्री देने का वादा कर रही है, उसकी वजह से जनता की नजरों में इसकी जो विश्वसनीयता है वो कहीं न कहीं संदिग्ध साबित हो रही है। और जब मैं अलग अलग लोगों से बात करता हूँ तो यही कहते हैं कि उत्तराखंड के लोग ऐसे है ही नहीं है कि उनको सब कुछ फ्री में दिया जाए। और आम आदमी पार्टी जिस तरह की बात कर रही है, हो सकता है उसका ये फार्मूला दिल्ली और पंजाब में सफल रहा हो, लेकिन उत्तराखंड की जो सियासत है वो थोड़ा अलग किस्म की है और यहाँ के जो मतदाता हैं वो भी थोड़ा अलग किस्म के हैं। इसलिए उनके इन वादों पे जनता कितना एक तरह से रिएक्ट करती है पॉजिटिवली, क्या सकारात्मक रूप से लेती है और उनको मत देती है, उनको जनादेश देती है, या देखने के लिए हमें थोड़ा प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। चलिए देखते हैं क्या चुनावी परिणाम होते हैं। धीरेन्द्र, तमाम जानकारी देने के लिए फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद। सीधे लखनऊ लिए चलते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। आप सबका स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज का दिन हम सबके लिए सुशासन दिवस की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। देश की दो महान विभूतियों का आज जन्मदिन है। ये दो महान विभूतियां देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और इस देश के अंदर स्वाधीन भारत के अंदर भारत की शिक्षा पद्धति कैसे होनी चाहिए, पराधीन भारत में ही 1916 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाले प्रख्यात समाजसेवी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित मदन मोहन मालवीय जी, भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी की भी आज जयंती है। इन दोनों महापुरुषों की पावन जयंती के अवसर पर मैं इन दोनों महापुरुषों की स्मार्टफोन नहीं है, टैबलेट नहीं है, हम अपने कैसे अपनी पढ़ाई को आगे कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस नहीं चल रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस के लिए हमारे पास सुविधा नहीं है और तब सरकार ने तय किया हम प्रदेश के 1 करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन देने के साथ जोड़ेंगे, जिससे ऑनलाइन एजुकेशन के साथ साथ ऑनलाइन एग्जामिनेशन की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाया जा सके। और भाइयों बहनों, आज इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि प्रदेश के सभी 75 जनपदों की उपस्थिति में इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और यहां पर हम लोग न केवल अपने छात्र छात्राओं को जो स्नातक और प्रास्नातक में अध्ययन कर रहे हैं उनको, बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले और प्रदेश की कोचिंग संस्थाओं में, मुझे याद है जब लॉकडाउन प्रारंभ हुआ था, सबसे पहली चुनौती हमारे सामने आई थी कि कोटा में जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे, उन बच्चों के लिए कैसे उनको उनके घर में सुरक्षित लाया जाए। राजस्थान सरकार तैयार नहीं थी सहयोग करने के लिए। मुझे उत्तर प्रदेश से बसें भेजनी पड़ी थी कोटा, और उन सभी 15,000 बच्चों को सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने के कार्य किए थे। और भाइयों बहनों, तब मैंने तय किया था, तब हमने अपने अधिकारियों को जिम्मेदारी दी थी, और जिम्मेदारी ये दी थी कि अब हमारे प्रदेश के बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए प्रदेश के बाहर न जाना पड़े, इसके लिए हर कमिश्नरी हेडक्वार्टर पर इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए। और भाइयों बहनों, आज तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सभी छात्रों को स्मार्टफोन और लैपटॉप वितरित करने के लिए पहुंचे हुए स्टेडियम में, और यहां से आज उत्तर प्रदेश के कई छात्रों को लैपटॉप और स्मार्टफोन बांटे जाएंगे, जिससे वो अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सके और उन्हें एक बड़ा फायदा इस लैपटॉप और स्मार्टफोन से मिल सके। फिलहाल इस बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।